हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे कुछ टॉपर्स के व्यूज़ की नीट 2020 के रिगार्डिंग। और मेरे अगल बगल में जो खड़े हैं वो दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक ही परिवार की सफलता की कहानी को आगे बढ़ाया है। मैं बता दूं, इनसे परिचय करा दूं, फिर आगे की बात को आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों की सिस्टर रिंकी बदाला, जो कि झालावाड़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है एमबीबीएस की, वो मेरी स्टूडेंट रही और उसने सेलेक्ट होने के बाद 10th पास करने के बाद अपने दोनों छोटे भाई को मेरे यहाँ पर कोचिंग की प्रिपरेशन करने के लिए भेजा और ये कह करके कि इनको सब डॉक्टर बना के भेजना है। आज मैं बड़े गर्व से सीना तान के ये बात कह रहा हूँ आप लोगों के सामने कि मेरी उस स्टूडेंट ने जो मुझसे प्रॉमिस मांगा था वो 100% सफल कर पाया। इस बात की मुझे खुशी है। और मेरे पास जो खड़े हैं विक्की बदाला और दीपांशु बदाला, इन्होंने अप्रॉक्स 650 मार्क्स नीट 2020 में हासिल किए। इन्होंने 11th-12th फाउंडेशन किया, गांव की नॉर्मल स्कूल से 10th पास करने के बाद फाउंडेशन किया और 12वीं के साथ इनके कट ऑफ से थोड़े से दूर मार्क्स रह गए और ये कट ऑफ से बहुत ज़्यादा दूर रह गए। आपको जानकर हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी। इनके 259 मार्क्स थे नीट 2019 में, उसके साथ में एम्स 2019 में ओनली 1 परसेंटाइल था। वहां से इन्होंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया, फिर से भरोसा जताया खुद में और हम में, और आज दोनों नीट के रिजल्ट के आने के बाद बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो हमें आज ये जानना जरूरी हो गया है कि अगर आप कट ऑफ के आसपास जाके रुक जाते हैं तो अपने आप को हौसला बांध के फिर से तैयारी कैसे करनी है, और अगर आप कट ऑफ से बहुत दूर रह जाते हैं तो फिर कैसे अपने हौसले को पुनर्जीवित करके आप मेडिकल कॉलेज के द्वार तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इन दोनों बच्चों से बात करेंगे, इनके अंदर की छुपी हुई बातों को सामने लेके आएंगे मैं और मेरी टीम, मयंक शेखर शर्मा और नीरज सिंह के साथ। आज के इस टॉक के अंदर हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन आपके जिंदगी से रिगार्डिंग हो, आपके आने वाले कल से रिगार्डिंग हो, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो हो सकता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी चिंगारी या मोटिवेशन लेकर के आए। सबसे पहले आज की टॉक को आगे बढ़ाऊंगा मैं दीपांशु से, क्योंकि दीपांशु की कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं नीट 2020 के रिजल्ट आने के बाद, जो कट ऑफ से बहुत ज्यादा दूर हैं और ये मान चुके हैं कि उनके लिए नीट में सिलेक्शन एमबीबीएस कोर्स दूर की कौड़ी है। उन्हें शायद ये बात आसान नहीं लगती कि 200, 250, 300, 400 नंबर से कैसे आप 600, 650 और 700 के पास पहुंच सकते हैं। तो जानेंगे हम दीपांशु से। दीपांशु, आपका इस टॉक शो के अंदर स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप नीट 2020 का, मैं वैसे सारी जानकारी दे चुका हूं, नीट 2020 में आपका क्या स्कोर है? 640 प्लस। 640 प्लस। लास्ट ईयर नीट 2019 में आपका क्या स्कोर था? 259। लास्ट ईयर एम्स, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, नीट 2020 के एग्जाम से इस बार एडमिशन होगा, उसमें आपका क्या स्कोर रहा? 1 परसेंटाइल। 1 परसेंटाइल। बड़े दुखद के साथ सुखद अनुभव है कि लास्ट ईयर आप केवल 1 परसेंटाइल हासिल करे थे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आप बहुत सारे बच्चों की प्रेरणा है, आपसे इंस्पायर होंगे बहुत सारी इस स्टेटमेंट को सुन के, कि जब आपके 1 परसेंटाइल आया और आपके मन में दोबारा तैयारी करने का ख्याल आया, तो सच सच बताइएगा दिल की बात कि किस तरीके से आपने खुद को समझाया, या आपके दिल में 1 परसेंटाइल का रिजल्ट देख के पहला ख्याल क्या आया कि क्या आप कभी डॉक्टर बन पाओगे, या आप डॉक्टर बनने का सपना पुनः देख सकते हो? क्या लगा आपको? थोड़ा सा डिटेल में स्टूडेंट को बताइएगा, ये आपकी बात जरूर सुनना चाहेंगे। जब मुझे एम्स में 1 परसेंटाइल आया तो मैं सबसे पहले पूनिया सर से मिला। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और फिर मेरे घर वालों ने भी मुझे मोटिवेट किया फिर से तैयारी के लिए, और फिर मेरा हौसला बंधा और मैं फिर से एक बार पूरी जोश के साथ तैयारी में जुट गया। और उसके बाद तो टीम स्वाभिमान में मुझे जो डीटीएस वगैरह क्लास और जो शेड्यूल मिला, उसी के कारण उसी के साथ मैंने तैयारी करी और आज मैं नीट में 640 प्लस मार्क्स लेके आया। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूं और अगले क्वेश्चन में मैं शामिल करता हूं विक्की बदाला को। विक्की बदाला और दीपांशु बदाला कजन ब्रदर्स है। विक्की बदाला में सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे बदाला परिवार को
ये कहना चाहता हूं कि वाकई आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कीर्तिमान रचा है और ये आप लोगों के लिए प्रेरणा हो। जब एक बच्चा निकल जाता है तो दूसरे बच्चे के लिए टारगेट होता है कि मेरी बड़ी बहन सेलेक्ट हो गई, अब लोग मुझसे नो डाउट सफलता की उम्मीद करेंगे, तो मुझे सफल होना ही है। ये एक प्रेशर जरूर माइंड के ऊपर होता है और उस प्रेशर को रखते हुए आपने स्कोर किया और आप सफलता को प्राप्त हुए। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि विक्की, जब आप लास्ट ईयर कट ऑफ के आसपास आपके मार्क्स थे तो आपके मन में क्या ख्याल आया और आपने किस तरीके से वापस अपनी तैयारी को करने का प्लान किया, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों की आज की हकीकत का सवाल है। जब मैं पिछले साल एग्ज़ाम दे के आया और आके मैंने नंबर जोड़े तो मुझे पता चला कि शायद मैं कट ऑफ के आसपास रहने वाला हूँ, तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद जो मेरी मेहनत है वो मुझे वहाँ से आगे ले जा सकती थी। लेकिन जब आप अपने नंबर जोड़ते हैं पेपर में तो आपको देख के लगता है नहीं यार, मैं तो यहीं तक ही पहुँचने वाला था, लेकिन वो हकीकत नहीं है। आप में पोटेंशियल उससे कहीं ज़्यादा है। हो सकता है कि आप हो ना हो कि आप एक नीट के टॉपर बन जाएं अगले साल, क्योंकि यही होता है कि जब हम किसी एग्ज़ाम को पहली बार या फिर किसी प्रेशर में दे रहे होते हैं तो दिक्कत वो आती है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें ऑलरेडी आ रहे होते हैं लेकिन वहाँ गलत हो जाते हैं और फिर हमें लगता है नहीं यार ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये हकीकत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ आप मुझसे क्या किसी से भी सीख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब कट ऑफ के आसपास होते हैं लेकिन अगले साल वो एक बहुत बढ़िया रैंक ठोक के जाते हैं। तो यही चीज़ है कि पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आप जो गलतियाँ पिछले साल कर चुके होते हैं वो दोबारा आपको नहीं करनी होती है। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपने पिछले साल कुछ टॉपिक बहुत अच्छे पढ़े, कुछ बहुत खराब पढ़े, लेकिन जिस तरह के पेपर नीट में इस साल आ रहे हैं उससे देख के लग रहा है कि हर एक टॉपिक से आपको ऐसा पता होना चाहिए, कम से कम ये ना हो कि आपको हर चीज़ पता हो, लेकिन हर चीज़ नहीं, लेकिन उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। क्योंकि दिक्कत वो हो जाती है कि जब मान लीजिए आपने कोई प्रिपरेशन इस तरह की और आपको कोई टॉपिक नहीं आता और उस टॉपिक से बहुत आसान सवाल आ गया और आप उस टॉपिक का वो क्वेश्चन कर नहीं पाए तो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए पहली बात तो आपको ऐसी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए जिसके अंदर आपको सारा कुछ पढ़ाया जाए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनमें मैंने देखा है वो बोलते हैं यार मुझे तो ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है, यार मुझे तो ये टॉपिक पढ़ाया नहीं। और एक चीज़ और खास बात कि यदि कोई टीचर आपको टॉपिक पढ़ाए ना तो हमारा उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता। हमें लगता है कि नहीं ये टॉपिक तो मुझे आता ही नहीं है, चाहे उसके अंदर हो कुछ नहीं। हो सकता है वो टीचर ये सोच के पढ़ाए कि बच्चा खुद कर लेगा, लेकिन ये हो नहीं पाता है। बच्चा उस चीज़ को छोड़ देता है और जब एग्जाम के अंदर उसे लगता है यार उससे एक आसान क्वेश्चन आया था, शायद मैं उसे कर लेता या 5 नंबर मेरे बढ़ जाते इसकी वजह से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और फिर सारी दिक्कत होती है। इसीलिए आप एक काम करिए कि आप एक तो सबसे पहले तो अपनी तैयारी के अंदर टॉपिक्स को कनेक्ट करके रखिए। कनेक्ट नहीं किया तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उसमें दिक्कत क्या होगी, आपको जब टॉपिक से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है तब तो आप कर लेंगे। लेकिन पेपर में जब आपको पता है कि सारी चीज़ें एक साथ पूछी जाती है और एक साथ पूछने में हुआ ये कि आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है, तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको वो फैकल्टी मेंबर्स चूज करने होते हैं जो आपको पूरे सब्जेक्ट के साथ डील करें। क्योंकि यदि ऐसे आपने चूज कर लिए जो एक है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ा रहे हैं, तो कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1D या एनएलएम का कॉन्सेप्ट लग गया तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो आपने वहाँ सीखा ही नहीं है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको स्वाभिमान चूज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि आपको एक टॉपिक कम से कम एक जो सब्जेक्ट है वो एक बंदे के द्वारा डील किया जाएगा और आपको हर एक तरीके से हर एक चीज़ को हर एक तरीके से समझाया जाएगा और वहाँ उसकी वजह से आपको मेन एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। मैं आज की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस टॉक शो में इनवाइट करूंगा मेरे साथी और हमारे फिजिक्स फैकल्टी मिस्टर नीरज सिंह, जो इन बच्चों के साथ और इन बच्चों के मन के अंदर छिपी हुई बहुत सारी बातें आपके सामने शायद निकाल के लाए। मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर नीरज सिंह। थैंक यू पुनिया सर, थैंक यू। तो बच्चों मैं ये बातें सुन ही रहा था और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है अपने जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। बात आपको ये करनी है और सुननी है, समझनी है कि हर टॉपिक से आपको आना चाहिए मैटर, क्योंकि नीट का पेपर IITG एडवांस का पेपर नहीं है कि आप अगर टॉपिक को ऊपर से पढ़ के जाओगे तो प्रश्न नहीं हिलने वाला है। जैसा बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि हर टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। तो अगर आप कोई टॉपिक छोड़ के जा रहे हो तो इसका मतलब उस टॉपिक का आसान प्रश्न आएगा, वो आप नहीं कर पाओगे। आपके माइंड में वो घूमेगा कि ये आसान प्रश्न है, क्योंकि आप साल भर तैयारी करोगे तो आपको समझ में आता है कि वो आसान प्रश्न है। वो नहीं हुआ तो फिर पेपर आपका और खराब जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है कि ऐसी कोचिंग चुने जहां कोर्स पूरा हो और आप कोर्स पूरा करें, तभी जाके नीट में हाई नंबर आप ला सकते हो। कट ऑफ जब 600 तक आ रही है इसका मतलब है कोई टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। मैं दोनों से एक एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जो बहुत ही
इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों की अगर पास्ट परफॉर्मेंस आप देखोगे ना, तो एक बच्चा ऐसा है जिसके पिछली बार लगभग 550, 530, 520 नंबर थे और इस बार वो 640 तक आया, मतलब कट ऑफ के नज़दीक है एक बच्चा। तो इसमें क्या ऐसा मोटिवेशन था कि ये साल भर पढ़ा? क्योंकि जो कट ऑफ के पास रहता है ना बच्चा, वो ऐसा सोचता है मेरे को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो वो पढ़ना कम कर देता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसके कट ऑफ से बहुत कम मार्क्स थे, उसकी भी ये टेंडेंसी रहती है यार मैं कितना पढ़ लूँगा, मैं पढ़ भी लूँगा तब भी 250 से 300 तक ही तो पहुँचूंगा। ऐसा वो क्या मोटिवेशन था जो साल भर ये लगा रहा? क्योंकि इसके पास बहुत सारे कारण थे। मेरे तो इसी साल जैसे 2019 में इसके मार्क्स थे 550, तो ये तो अपने आप को बहाना दे सकता था तेरे को तो बहुत कम पढ़ना है, फिर भी ये रेगुलर पढ़ता रहा। वो क्या एक मोटिवेशन रहा कि ये साल भर पढ़ता रहा। गुरु इसे अच्छे मिले वो सब बातें हैं, लेकिन क्या वो अंदर से एक बात निकल के आई, क्या वो मोटिवेशन था कि ये साल भर पढ़ता रहा, इसके बावजूद कि इसको सब आता है फिर भी ये पढ़ता रहा? क्योंकि बच्चे कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि यार अपने को आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सवाल इससे मैं पूछ रहा हूं कि क्या वो मोटिवेशन था जो साल भर ये पढ़ता रहा, इसके बावजूद कि ये कट ऑफ से बहुत नजदीक है, फिर भी वो क्या एक ऊर्जा थी जो साल भर इसे लगाई रही? और यही सवाल मैं अपने दूसरे बहुत ही होनहार छात्र से पूछना चाहूंगा। 250 नंबर से 400 नंबर का उछाल लाना, हाँ नो डाउट फैकल्टी बहुत अच्छी मिली, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिला, वो क्या मोटिवेशन था कि साल भर पढ़ते रहो? क्योंकि मन में विचार आता है ना कि 250 नंबर है तो मैं कितना पढ़ के यार 400 तक ले आऊंगा, 450 तक ले आऊंगा। वो क्या मोटिवेशन अंदर से आया जो हमारे बच्चों को तुम दोनों बताओ कि 250 में भी मैं लगातार पढ़ता रहा और 650 तक लाया? तो सबसे पहले जो बच्चे कट ऑफ के बहुत नज़दीक हैं इस बार, हो सकता है वो साल भर ना पढ़ें, प्लीज़ ध्यान से हमारे इस प्यारे बच्चे की बात सुने कि वो क्या मोटिवेशन था जो साल भर लगा रहा और आज ये इस मुकाम पे है। सबसे पहले चीज़ तो ये कि जैसे ही आप नंबर जोड़ रहे होते हैं तो आपको लगता है यार नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे अंदर से फीलिंग आती है कि हमें लगता है यार हमें सब कुछ आ रहा था, लेकिन हकीकत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जैसे आपने एक एग्ज़ाम दे दी और आप ये सोच रहे हैं कि मैं कट ऑफ के बहुत पास था, शायद 50 नंबर ही कम थे तो मुझे बहुत कम पढ़ना है। नहीं, ये गलत बात है। गलत इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि आपको जो टॉपिक इस साल आ रहे हैं उसमें जो पोर्शन आ रहा था उसी से क्वेश्चन आए। इसकी क्या गारंटी कि आप अगले साल एग्जाम देंगे उसके इसी पोर्शन से वो क्वेश्चन दोबारा आएगा? क्यों? हो सकता है, पोर्शन तो बहुत सारे होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है इस साल आपकी किस्मत अच्छी थी, जो आपको आ रहा था वो आ रहा है, और अगले साल क्या गारंटी है कि जो आपको जो पोर्शन आ रहा है वो आएगा ही अगले साल। हो सकता है ऐसे पोर्शन से क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं आता है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको सारा पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़, आप ये भी सोच सकते हैं कि आप सोचिए कि आप 550 नंबर पे हैं और आपको लग रहा है कि यार मुझे तो कम पढ़ना है, लेकिन ये भी तो हो सकता है आप ज़्यादा पढ़ें, तो हो सकता है आप एक जिस कॉलेज में पहुँचने वाले थे उससे बहुत ऊँची कॉलेज में पहुँच जाएँ और अपना नाम भी रोशन कर दे, अपने घर वालों का नाम भी रोशन कर दे। तो यही चीज़ आपको मेन ध्यान रखनी होती है। बहुत ही अच्छा। इतना ये रिप्लाई मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये थिंकिंग रही है, इतनी प्यारी थिंकिंग। देखिए 550 नंबर जो कट ऑफ के नज़दीक है, अभी मान लीजिए आपके इस बार 560 570 नंबर आए हैं। इतना अच्छा बोला है बच्चे ने कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि आपने जो पढ़ा उसी टॉपिक के सवाल आए, लेकिन अगली बार ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा हो उसी टॉपिक के सवाल आए। यही वो बात थी जो इस बच्चे को मोटिवेट की, इसने पूरे टॉपिक साल भर पढ़े। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप कट ऑफ के पास हैं तो पढ़ना जारी रखें। दूसरी बात भी बहुत अच्छी है, आपको केवल कट ऑफ क्लियर नहीं करना है बच्चों, आपको बहुत अच्छे कॉलेज में जाना है और मार्क्स जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे ना, सवाल की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए आपको साल भर दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, 3 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा रिप्लाई, एकदम मन प्रसन्न हो गया। अब मैं वापस से पूछना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साल भर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मानव ऐसा है जिसको अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती है। मैं बिना पढ़े भी कोई पेपर दूंगा और मैं उसमें फेल होऊंगा ना, तो घर पे आके मुझे जरूर मलाल रहेगा। तो ये बहुत सारे बच्चों की समस्या है जो हो सकता है साल भर ना पढ़े हो, उनकी कोचिंग में कोर्स ना हुआ हो या जो भी कारण रहा हो, उनके नंबर बहुत कम बने। इस बार उनमें ऐसी क्या बात है कि वो अपने अंदर एक मोटिवेशन लाएं और साल भर अपने आप को पढ़ने के लिए उकसाते रहें? हम लोग मोटिवेशन करते हैं, लेकिन आपके अंदर ऐसी क्या थिंकिंग थी कि यार मेरे 250 नंबर है, नहीं मैं इस बार कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि एग्जाम्पल साबित कर जाऊंगा? प्लीज अपने मन से, अपने दिल से वो एक बात बच्चों को बताएं जिससे वो पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं कि नहीं यार, अगर मेरे भी इस बार कम नंबर है तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार बहुत अच्छे नंबर ला सकता हूं। मेरे जब
250 नंबर आए तो मैं बहुत निराश हुआ, लेकिन उसी के साथ ही फिर मेरा जो हौसला बंधा गुरुओं द्वारा, तो फिर से मैंने तैयारी शुरू करी। तो उसके बाद मैंने हर टॉपिक जो क्लास में पढ़ाया गया उसी को उसी दिन घर पे जाके तैयार किया, प्रॉपर मैंने उसकी सीट सोल्व करी और मैंने पेपर एक भी मिस नहीं किया, हर पेपर को मैंने दिया और पेपर के मार्क्स के साथ ही मैंने पेपर का एनालिसिस भी प्रॉपर किया। और उसी के साथ मेरे भाई विक्की से, जो मेरे से सीनियर था या उसके मेरे से मार्क्स भी ज़्यादा थे पिछले साल, मुझे उससे भी मोटिवेशन मिला और मैं उसी को मैंने फॉलो भी किया। तो बहुत अच्छा। मैं कुल मिला के यही बात कहूँगा, मैंने 2 बार इससे सवाल पूछा, पूनिया सर ने भी सवाल पूछा, ये बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है। जब मार्क्स कम आए तो ये अपने गुरुओं से मिला और अपने पेरेंट्स से मिला। इसके गुरु हम लोग, पूनिया सर और इसके पेरेंट्स सब इतने अंडरस्टैंडिंग थे कि उन लोगों ने इसमें साहस दिखाया, इसको बोला कि नहीं तू कर सकता है। तो मेरी ये अपील है कि जिसके भी कम नंबर आए हैं वो अपने पेरेंट्स से मिले, अपने टीचर से मिले, वही लोग आपको मोटिवेट करेंगे। देखो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और टांग खींचने में सबको मजा आता है, तो लोग बाग जरूर आपकी टांग खींचेंगे कि यार तेरे 250, अब ये इस बच्चे के पिछली बार 250 नंबर थे, एम्स में 1 परसेंटाइल। आप सोचिए 1 परसेंटाइल जिसकी होती है वो तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो इस स्टेज पर पहुंचने में जिस रास्ते से चला होगा आप सोच भी नहीं सकते। आपके तो परसेंटाइल बहुत ज्यादा आएंगे, आप लोगों के मार्क्स भी 250 से बहुत ज्यादा आएंगे। इसलिए अगर ये एक साधारण से गांव से बच्चा उठ के आज 640 नंबर से ज्यादा ला सकता है तो बच्चों आप भी जरूर ला सकते हैं। जरूरत किस बात की है, मैं वापस से इसके आंसर को दोहराना चाहूंगा। अपने गुरु और अपने पेरेंट्स से मिलो ताकि ये नंबर की 1-2 दिन का जो माहौल है उसको हटाने में वो आपकी मदद करें। क्लास में रेगुलर होना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, अच्छे साथी की जरूरत पड़ेगी। इसको अपना भाई, कजन, ब्रदर मिला, हो सकता है आपको कोई अपना फ्रेंड मिले जो बराबर आपको मोटिवेट करे, एक अच्छा साथी। अगर आप नेगेटिव माहौल में रहोगे अपने नंबर और कम करा लोगे। एक अच्छे साथी की जरूरत होगी, वो गुरु में भी मिल सकता है और हो सकता है आपकी क्लास में कोई अच्छा स्टूडेंट हो वो मिल जाए आपको, उसकी जरूरत है। पेपर देना, पेपर का एनालिसिस करना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे पेपर दे के आते हैं, उनके 600 नंबर आए, पेपर फेंक देते हैं। अरे 120 नंबर का नहीं करके आए हो आप एनालिसिस करो। कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है, बच्चा हर बार एनालिसिस करता था, हर बार लिखता था कि यार यहाँ पे ये लकुना रह गया, यहाँ ये डाउट रह गया। उन डाउट्स को ही क्लियर करते करते लास्ट में बच्चे के कोई डाउट्स बचे ही नहीं। पेपर देने से टाइम मैनेजमेंट इसको करना आया, सारा पेपर अटेम्प्ट करना इसको आया। आज ये खुद एक एग्जाम्पल है, स्टार फैमिली हो गए हैं ये लोग। बदाला खानदान के जो नाम था उस पर 4 चांद लगा दिए गए हैं। इन दोनों के पिछले साल जो नंबर थे, 2 बिल्कुल विपरीत उदाहरण है। बार बार मैं बोल रहा हूं, विपरीत उदाहरण, कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक, कट ऑफ के बिल्कुल दूर। इसके अलावा कोई केस हो ही नहीं सकता। अगर ये लोग कर सकते हैं तो बच्चों आप जरूर कर सकते हैं। साथ है आपको जरूरत है एक अच्छे संस्थान की, अच्छे गुरुओं की, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, जो आपको स्वाभिमान में जरूर मिलेगा। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूं क्योंकि इन लोगों ने ऐसे जवाब दिए, लेकिन आगे की बात के लिए मैं अपने अजीज और हरमन प्यारे अपने मयंक शेखर शर्मा जी को बुलाना चाहता हूं कि वो आके इन बच्चों से 2-4 बातें करें और हमारे जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं उनकी राह आसान करें। मयंक सर। धन्यवाद बाबा सर। और बच्चों कैसे हैं आप सब? तो इसी टॉपर्स टॉक को अपन बच्चों आगे बढ़ाते हुए, वही दोनों से आपने अच्छी तरह से इंट्रो भी ले लिया है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों बधाला ब्रदर्स को, इनके पेरेंट्स को और इनके गुरुओं को मन से साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा इस शानदार सक्सेस के लिए। अब बच्चों बात यह है कि लगभग जो क्वेश्चंस आप लोगों के मन में थे, जो भी डाउट थे 2020 में, अगर अपन किसी भी रीज़न से सफल नहीं हो पाए हैं, वो सारे डाउट पुनिया सर और नीरज सर ने आपकी तरफ से इन बच्चों से डिस्कस कर लिए थे। फिर भी एक आध और क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में आ जाते हैं, मैं भी बैठे बैठे सोच ही रहा था, मैंने कहा और हमारे बच्चे क्या उनके मन में इस टाइम क्वेश्चन आ रहे होंगे जो किसी भी रीज़न से 2020 में सफल नहीं हो पाए। वैसे बच्चों देख लो, इन दोनों से अच्छा एग्जाम्पल अपने को नहीं मिलना। जैसे सर नीरज सर बता के भी गए थे ना, लास्ट टाइम कट ऑफ के बिल्कुल पास था,
ये कट ऑफ से काफ़ी दूर था, लेकिन फिर भी बच्चों इसने उस गैप को कवर किया। 400 प्लस मार्क्स की इसने बढ़ोतरी दिखाई। ऐसे एग्जाम्पल रेयरली बच्चों मिलते हैं, लेकिन अगर मिलते हैं तो हमें उसको आत्मसात करना होगा, ताकि अगर हम भी ऐसे किसी सिचुएशन में हैं तो बच्चों हम बार बार बोलते हैं ना ऐसे कि कुछ नहीं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब बच्चों वो हम एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बता रहे हैं, प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं कि यहाँ 259 मार्क्स वाला बच्चा, एम्स में 1 परसेंटाइल वाला बच्चा जब आज 640 प्लस मार्क्स ला सकता है देश की रेपुटेड मेडिकल कॉलेज में जिसका सिलेक्शन हो सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों डॉक्टर नहीं बन सकते? बिल्कुल बच्चों बन सकते हो विद एग्जाम्पल, वो आप लोगों के सामने है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दोनों इन डॉक्टर से पूछना चाहूंगा कि जो एग्जाम में बच्चों टाइम मैनेजमेंट था, पेपर जो मैनेजमेंट था, क्योंकि पेपर के बाद बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर ऐसा पेपर आया था कि हमने लगभग 2 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जब पेपर को रीचेक किया तो हमें हमारी गलतियां दिखाई नहीं दी, या जो भी रीज़न हुआ था हमने जैसा सोचा वैसे मार्क्स हमने गेन नहीं किए। तो मैं दोनों ही बच्चों से 1 बाय 1 पूछना चाहूँगा कि कैसे इन्होंने उस पेपर को अटेम्प्ट किया, टाइम को कैसे मैनेज किया। नो डाउट पेपर टाइम से काफ़ी पहले इन लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, तो रिमेनिंग टाइम में इन्होंने पेपर के उन क्वेश्चंस को कैसे चेक किया। प्लस इस बार का बच्चों आपने पेपर देखा होगा तो बायो और केमिस्ट्री, मैं बोलता भी हूँ, सर भी बोलते हैं आपको कि बेटा जी एनसीईआरटी से पढ़नी है, और आपने देखा होगा केमिस्ट्री और इवन फिजिक्स में भी इस बार वो एक ग्राफ वाला सर बता ही रहे थे, क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से पूछ लिया गया था। और इन दोनों बच्चों की एक यूनिक फीचर यही था कि ये टाइम टू टाइम, लाइन टू लाइन उस एनसीईआरटी को भी रीडिंग लगा लेते। दोनों बच्चे हमारे पास ही बच्चों यही स्टडी करते थे, 8 से 10 घंटे वो यहीं लगे रहते थे। तो जब हम इनको वॉच करते, जाके देखते, तो एक साइड में इनके नोट्स की नोटबुक रहती, एक साइड में उसी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी रखी रहती। तो नोट्स से रीडिंग लगाई, देन एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन इन्होंने रीडिंग लगाई, और उसी का रिजल्ट बच्चों आज आपके सामने है। तो सबसे पहले मैं मेरे विक्की बधाला से पूछना चाहूँगा, जो डॉक्टर ही है अपना, कि अपनी क्या स्ट्रेटेजी थी एग्जाम में जब आपने पेपर को ओपन किया। नो डाउट घबराहट तो थी, पेपर देने से पहले फोबिया तो सब में ही होता है, आपने उस फोबिया को कैसे रिड्यूस किया, और जब पेपर ओपन किया तो सीक्वेंस क्या थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, वो क्या थी, प्लस कितना टाइम किस सब्जेक्ट को आपने दिया, पेपर पूरा कितने टाइम में हो गया, फिर रीचेक आपने कैसे किया, ओमार फिलिंग वाली, मतलब वो सारी चीजें जो एक ऐसा बच्चा जानना चाह रहा है जो किसी भी रीजन से नीट 2020 में सफल नहीं हुआ, और जिसका सपना है, जिसके पेरेंट्स का सपना है कि मेरा बेटा मेरी बेटी 2020 में नाम के आगे डॉक्टर लगाए। तो उसके लिए थोड़ा सा पेपर मैनेजमेंट मैं विक्की से पूछना चाहूंगा, देन अपन दूसरे डॉक्टर के पास आते हैं। विक्की, जैसे मैंने पेपर शुरू किया तो जैसे सबके साथ होता है कि जब आपको पेपर हाथ में दिया जाता है तो एक हेजिटेशन सबके रहती है। तो लेकिन मैंने सबसे पहले यही सोचा कि जैसे ही मैं अपने पेपर को ओपन करूँगा, मुझे शुरू के 5 मिनट में सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, क्योंकि यही होता है जब हम ये शुरू में ऐसे सोचने लगते हैं कि यार पता नहीं पेपर में क्या आया होगा, लेकिन जो भी आया, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पेपर सबके लिए सेम है, किसी के लिए अलग नहीं है। तो आपको करना क्या है, शुरू में कुछ नहीं करना, शुरू में आपको 5 मिनट में सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ताकि ये देखने के लिए खुद को कि मेरे जो दिल की धड़कन है वो कंट्रोल हो जाए। जैसे आप 5 क्वेश्चन कर चुके होते हैं, फिर आपके पास बहुत टाइम पड़ा होता है। ऐसा नहीं है जो पेपर बना रहा है वो सबको देख के बनाता है, किसी एक को देख के नहीं बनाता है। तो उसने कहा, जैसे ही मैंने अपने पेपर को खोला, मैंने शुरू के 5 मिनट में सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेंड किए। उसके बाद जैसे मैंने आगे, जैसे मैं शुरू में सबसे पहले, सबका तरीका अलग होता है, मेरा मैं जैसे केमिस्ट्री सबसे पहले करता हूँ, तो मैंने जैसे केमिस्ट्री की शुरू के 5 क्वेश्चन करने के बाद मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन को आगे देखता गया, तो क्वेश्चन किसी टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं था। तो जैसे देख के मुझे लगा कि शायद जो एग्जामिनर है उसका आइडिया ये है कि वो चेक करना चाहता है कौन कम गलती करेगा, क्योंकि पेपर में देख के कहीं नहीं ये लग रहा था कि वो ये चाहता है कि कौन अच्छे लेवल की स्टडी करके आए। ये चेक नहीं करना चाह रहा था, वो ये चेक करना चाह रहा था कि कौन बंदा ऐसा है जो पेपर के अंदर गलतियां कम से कम करेगा। तो मैंने शुरू में ये स्ट्रेटजी बनाई कि हो ना हो मुझे पेपर 2 घंटे में आराम से हो जाएगा जिस तरह का पेपर है, लेकिन मुझे ध्यान इस बात का रखना है कि मुझे गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि जैसे पिछले साल जो कट ऑफ गई थी उसको देख के लग रहा कि 600 कट ऑफ आप किसी पेपर की अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसकी कट ऑफ 600 उम्मीद कर रहे हो, तो उसमें आप गलतियां
कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने गलतियां की, इसका मतलब 5 नंबर आप नेगेटिव लेके जा रहे हैं। इसका मतलब हो ना हो आप कम से कम 5 नंबर के अंदर 1400 से 1500 रैंक नीचे जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मैंने जैसे केमिस्ट्री पूरी की 35 मिनट के अंदर, तो मैंने 35 मिनट में केमिस्ट्री की, उसको आप फिलअप की और उसके बाद मैंने रिलैक्स लिया कि 1/4 मेरा सिलेक्शन हो चुका है। पानी की बोतल से पानी पिया, मस्त रिलैक्स होकर मैंने सोचा कि शायद 1/4 सिलेक्शन हो चुका है। फिर मैंने बायो अटेम्प्ट की, बायो अटेम्प्ट करने के बाद उसी में मैंने यही टारगेट बनाया था कि मुझे जिस भी टाइम में बायो करनी है, लेकिन बायो के सारे क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, मुझे 78 या 79 या 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि हो सकता है ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जो मैं गलती कर जाऊँ और फिर घर जाके पेपर खोल के सोचूं यार ये मुझे आ रहा था और मैं 5 नंबर नेगेटिव ले गया, तो क्या मतलब, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने यही किया बायो में। फिर मैंने जब चेक किया बायो को 80 क्वेश्चन करके ओमार फेल किया, तो लगभग मतलब यही था कि 1 घंटा 15 मिनट हो चुके थे। फिर मेरे पास दिल में ये आया कि यार अब तो कुछ नहीं, 45 क्वेश्चन बचे हैं और तेरे अभी भी लगभग 2 घंटे के आसपास टाइम पड़ा है, आराम से तू कर सकता है। मैंने वहाँ से नॉर्मली क्वेश्चंस करते हुए जब मेरा पेपर 2 घंटे में कंप्लीट हो गया, 5-7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन बायो के और 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे फिजिक्स के जो मुझे रीचेक करने। ये नहीं है कि मुझे आ नहीं रहे, आता सब है सब, क्योंकि आपने साल भर मेहनत की, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आए ना। ये हो सकता है कि आज आप किसी क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं तो या तो आपके दिमाग में उसका फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है, सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं। ऐसा हो सकता है पेपर को पहले आप देखते ये लगे कि यार इसमें मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ देर बाद में आप दोबारा उसको देखेंगे तो आ जाएगा आपको। तो यही करना था कि आपको बस पेपर मैंने पहले सिंगल अटेम्प्ट किया, फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फिर और क्वेश्चंस किए। लास्ट में 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगा कि शायद कर लेने चाहिए, नहीं करने चाहिए। फिर मैंने देखा कि अभी आधी घंटा और बचा है, तो फिर मैंने 2-4 क्वेश्चंस को और ढंग से देखा, तो शायद वो ये सबके साथ होता है। और यही है कि फिर वह पेपर खत्म हो गया और बिना किसी एजिटेशन के 15 मिनट पहले ओमार भर के आराम से रोल नंबर चेक फेक करके कि कोई गलती नहीं होगी, फिर मैंने पेपर को कंप्लीट कर लिया और आप आराम से कर सकते। एक छोटा सा क्वेश्चन विक्की मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि इस पेपर अटेम्प्टिंग के टाइम, पेपर देने के बाद इसमें आपको लगा एनसीईआरटी का कितना रोल था, और क्या आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखा किसी भी कंसेप्ट से कनेक्टेड कि वो अपने सर के नोटबुक या नोट से बाहर आया हो? पुनिया सर ने आपको केमिस्ट्री करवाई, इन लॉकडाउन के टाइम में नीरज बाबा सर ने आपको फिजिक्स के टिप बताए, फिजिक्स के डाउट क्लियर करे, मैं भी आपके साथ था। तो कहीं आपको ऐसा लगा कि यार ये ऐसा कोई क्वेश्चन या कंसेप्ट है जो सर की नोटबुक या उससे बाहर था, या सारा पेपर ही आपको लगा कि हाँ यार अगर मैं एनसीईआरटी और मैंने सर के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किए तो मेरा पूरा पेपर आउट ऑफ 720 वाला पेपर मैं इजी वे में कवर कर सकता हूँ? ये हमारे उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है जो हो सकता है इस बार नीट में सक्सेस ले नहीं पाए हो, या जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया है और वो फर्स्ट टाइम बच्चों कोचिंग में आना चाहते हैं और एक अच्छी कोचिंग की तलाश में है, क्योंकि नो डाउट कोचिंग खूब है, लेकिन फिर भी एक बच्चा ऐसा चाहे कि यार मुझे एक मेरी ऐसी सपनों की कोचिंग मिले जहां मेरी प्रॉपर केयर हो। इस पे भी मैं आऊँगा बच्चों की भीड़ भाड़ बहुत सारी कोचिंग में, ठीक है खूब भीड़ है, यहाँ बच्चों अपना ये है कि केवल अच्छी स्टडी से सिलेक्शन नहीं होता है, साथ में बच्चों की प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर केयरिंग। मतलब ये मैं कह सकता हूँ हमारे यहाँ बच्चों को ऐसा माहौल मिल जाएगा, ये बच्चा खुद ही बताएगा कि कैसे प्रॉपर केयर उनकी की जाती है, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट किया जाता है। मतलब हमारा ये दायित्व नहीं है कि 7 घंटे बच्चा मेरे पास रहा तभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बच्चा हमारे पास आ गया 24 × 7 हम ही उसके गार्जियन हैं, तो हमारा बच्चा कब क्या कहाँ कर रहा है उसकी नॉलेज हमें रहती है। तो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा नोट्स के बारे में कि जो आपने पेपर देखा तो पेपर क्वेश्चन देखते ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ आपका, ऐसा लगा कि हाँ यार ये तो सर के नोट्स से ही है, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी ने आपको कितना बेनिफिट दिया, नोट्स से आपको क्या बेनिफिट हुआ, और थोड़ा सा अपनी इस कोचिंग के माहौल के बारे में जो पिछले 4 महीने में लॉकडाउन के टाइम आपने यहाँ फील किया, सारे सर की अवेलेबिलिटी, डाउट सॉल्यूशन, कैसा लगा आपको? वो हमारे इन आपके जूनियर्स के बारे में, मैं इनको जूनियर बोलूँगा, जो नेक्स्ट ईयर आएंगे वो आपके जूनियर ही होंगे, उनके लिए आप 2 मोटिवेटेड इस फॉर्म में बच्चों को बताएं। जैसे मैं पेपर देने लगा तो हकीकत तो ये थी कि उस पेपर के लगभग 160 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे डीटीएस के थे, तो मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ नहीं, तो कोई 160 क्वेश्चन का मतलब आप 640 पे सीधे ही पहुंच चुके हो, आप रिलैक्स हो जाइए क्योंकि दिक्कत होने वाली नहीं है आपको, क्योंकि 640 मार्क्स आप पहुंच चुके हो तो आप कट ऑफ से बहुत ऊपर जा चुके हो, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरी चीज़, जैसे इस साल का पेपर था तो केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक का बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से बहुत सारे स्टेटमेंट एज इट इज़ लिए गए थे, लेकिन यही चीज़ है
यदि आपको स्टेटमेंट पढ़ाई नहीं गए हो तो ऐसा नहीं है कि कोई आसान स्टेटमेंट भी बहुत सारा ऐसा होता है कि आपको समझ ही ना आए, है आसान, लेकिन वो तब आसान होगा जब आप उसे पढ़ चुके होते हैं। तो यही चीज़ है कि जैसे मेरे साथ था कि इनऑर्गेनिक के अंदर हमें पढ़ाया गया नोट से था, लेकिन जैसे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट वहीं क्लियर कर दिए गए, जो भी कोई एनसीईआरटी के स्टेटमेंट जैसे मैंने पढ़े मैं समझ नहीं पाया तो मैंने सर से डिस्कस कर ली। तो आपको पता है जैसे आप टीचर के साथ डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है वो स्टेटमेंट आपको याद रह जाता है, और जब एग्जाम में आप उसे देखते हैं अपने सामने तो आपको खुशी होती है कि यार ये वही स्टेटमेंट है जो उस दिन मैंने पूछा था। और फिजिक्स में भी यही है, फिजिक्स में एक चीज़ खास है कि जो एनसीईआरटी के अंदर जो इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं जो अंदर दिए हैं जिनके सॉल्यूशन साथ दिया होता है ब्लू कलर के पेज में दिए होते हैं, उनके साथ यही होता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो वहाँ से उठाया जाता है। अब यदि आप सॉल्व कर चुके होते तो आपको देख के खुशी होगी, और एग्जाम में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जब आप किसी क्वेश्चन को देख के आप खुश हो लेते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बायो में अब जैसे सबको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, और कि तो आप मान लो ऐसे सोच के बैठे हैं कि मुझे 600 नंबर लाने, तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन खैर वो तो गलत होगा क्योंकि 600 नंबर सोच के बैठे हैं तब तो 600 छोटे 580 आने वाले हैं। तो यही है कि हाँ जैसे तो वो बायो में आपको यही करना होता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, नोट्स पढ़ें, और जैसे मेरे साथ तो शायद 180 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मेरे नोट्स या एनसीईआरटी से बाहर था। तो वही है कि आपको बस वहीं से प्रिपेयर करना है। और दूसरी चीज़ जैसे लॉकडाउन हुआ था उसके बाद मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो उस समय 620-30 पे चल रहे थे, और शायद मैं भी उसी रेंज में था, लेकिन फ़र्क वही हो गया कि जैसे लॉकडाउन हुआ तो मैं यहाँ आ गया, बाकी घर रह गए। घर के अंदर दिक्कत क्या होती है, जैसे आपको पता है आपके घर में मान लो 4-5 मेंबर हैं और वो बाहर बैठ के बात कर रहे होते हैं और आप अंदर बैठ के स्टडी कर रहे हो तो आपका मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यार सब बार मैं अकेला क्या कर रहा हूँ यहाँ। तो लेकिन जैसे मैं कोचिंग आ गया यहाँ लॉकडाउन में, यहाँ आके मैं भी था या मेरे साथ मेरे एक दो और दोस्त थे, तो उन्हीं के साथ जैसे हमारे वो माहौल ही ऐसा मिल गया कि हमें तो पढ़ना और कुछ करना ही नहीं है। तो वही चीज़ हुई मेरे साथ, इसी वजह से शायद मैं 620 से बढ़ के 650 या 670 तक पहुँच गया, और जो मेरे दोस्त थे जो 620 से घट के 580 पे आ गए। तो माहौल का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और एक दूसरी चीज़ कि कभी भी अपने आसपास में नेगेटिव माहौल क्रिएट मत होने दो, क्योंकि वो एक बार क्रिएट हो गया तो इतना ही टाइम मिलता है साल भर में। आप सोचते हैं बहुत बड़ा साल होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। यदि आप टाइम टू टाइम पढ़ रहे हैं तो बहुत छोटा साल होता है, बहुत कम टाइम मिलता है। तो ये माहौल पॉजिटिव बना के रखें, और बाकी तो आप सब जानते ही हैं। वेरी गुड बेटा, माहौल की बात बताई, बिल्कुल अपने आसपास पॉजिटिविटी को रहने दो। एक और चीज़ बड़ी बात, अब मैं मेरे दूसरे डॉक्टर पे आना चाहूँगा, इसी से वही सेम क्वेश्चन। और बच्चों एक बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि इनसे एग्ज़ाम और पेपर का जो एनालिसिस हो, मैं इसलिए आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम हॉल के अंदर की जो फीलिंग है, वहाँ की जो फीलिंग है वो हम गुरु लोग आपको खूब मोटिवेट करते हैं, लेकिन बच्चों अंदर का जो माहौल है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो वही बच्चा आपको जीवंत कर सकता है जो जिसने एग्जाम अपीयर किया हो, जिसने 2020 का एग्जाम दिया हो। तो ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन मेरे दीपांशु दूसरे डॉक्टर से पूछना चाहूँगा कि आपने जब पेपर अटेम्प्ट किया तो माइंड में क्या क्वेश्चन थे? क्या कोई ऐसी फीलिंग थी कि यार मैं 259 लास्ट ईयर में लेके आया हूँ, इस बार मैं कितने मार्क्स को प्लस कर पाऊँगा? कुछ स्ट्रेस था, कुछ डिप्रेशन था, और पेपर को ओपन करते आपने क्या सीक्वेंस रखी, कितने टाइम में आपने पेपर कवर कर लिया? वो सारी बातें हमारे इन फ्यूचर डॉक्टर्स के बारे में आप बताएं। मैंने टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान हमारे यहाँ DTS में भी रखा, और उसी तरह से मैंने वहाँ नीट में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखा। और मैंने सबसे पहले बायो को अटेम्प्ट किया, और मैंने बायो को 40 से 45 मिनट दी, और ओमार भी मैंने उसी में ही भरी, और हर सवाल को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा और फिर उसका आंसर किया। और फिर बायो करने के बाद मैंने केमिस्ट्री को अटेम्प्ट किया, और उसके बाद फिजिक्स को अटेम्प्ट किया। और सवाल देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे 160 से ज़्यादा सवाल मुझे या तो पढ़ाए गए हैं या मेरे टेस्ट के पेपर से एज इट इज़ नीट में पूछे गए हैं। उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ, और इसी के साथ मैंने मेरे स्कोर में 400 प्लस का इजाफा किया। थैंक यू डॉक्टर्स। तो बच्चों आज का जो ये अपना टॉपर्स के साथ का जो टॉक शो था, उसका फाइनल अगर अपन एक्सट्रैक्ट सार में अगर आपको बताऊं तो बच्चों यही था कि कंडीशन चाहे कैसी भी हो, हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, उसी जुनून और जज्बे के साथ बच्चों लग जाना है। और अगर आपको सही डायरेक्शन बच्चों मिलता है, सही गुरु आपको मिलते हैं, सही कोचिंग का सपोर्ट मिलता है, तो नो डाउट बच्चों अपने सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और एक लाइन जो मैं बार बार आप लोगों के लिए बोलता हूँ
इन दोनों बच्चों के साथ इस माहौल में मुझे वही फिर से याद आ रही है। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जीवन में सब कुछ पर फिर भी फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखो। थैंक यू बच्चों।